पुतिन ने एक बार फिर अपना बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि हमास ने इजराइल पर क्रूर हमले के लिए किए, लेकिन अब इजराइल की ओर से किए जा रहे हमले भी काफी क्रूर हैं। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार देश से बाहर गए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी में उन्होंने पत्रकार से कहा कि रूस की इस बात का इल्म है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। इजराइल ने गाजा के इलाके की घेराबंदी कर दी है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। पुतिन ने कहा कि इजराइल बड़े पैमाने पर और काफी क्रूर तरीकों से भी जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में गाजा पर हो रहे मामलों को लेकर चर्चाएं चल रही है। वहां बात चल रही है कि गाजा की घेराबंदी द्वितीय विश्व युद्ध में अब सेंट पीटर्सबर्ग की घेराबंदी जैसी है। पुतिन ने कहा, मेरे नजरिए से अस्वीकार्य है। वहां गाजा 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सभी लोग हमास का समर्थन नहीं करते, मगर अब सब भुगतान होगा जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। उन्होंने गाजा के इलाके के लोगों पर हो रहे हमले को लेकर कहा कि जाहिर है कि ये किसी के लिए स्वीकार कर पाना आसान नहीं है। पुतिन ने इजराइल गाजा में अपने उपजे हालिया संकट को बातचीत से हल करने का आह्वान किया है। उन्होंने साथ ही कहा है, रूस मदद कर सकता है क्योंकि उसने दोनों पक्षों के साथ संबंध है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल हमले से बिल्कुल अस्वीकार्य संख्या में नागरिक हताहत होंगे। रूस और इजराइल के बीच संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रहे, लेकिन यूक्रेन में पुतिन के युद्ध की शुरुआत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की रेखा खिंच गई है। अगली खबर, रामल्ला स्थित फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के साथ झड़प में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने शिनवा समाचार एजेंसी को बताया कि फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन और इजराइल के बीच हिंसा के नए दौर के 7वें दिन नब्ज, तुलकर्म, हेब्रोन और अन्य वेस्ट बैंक शहरों में झड़पें हुई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि तुलकर्म शहर में कम से कम 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। समाचार एजेंसी शिनवा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मीडिया ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने तुलकर्म के पास वेस्ट बैंक सुरक्षा अवरोध को तोड़ने के प्रयास में 4 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी है। इस बीच गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के एक साथ एकजुटता दिखाने और गाजा में चल रहे इजरायली सैन्य अभियान की निंदा करने के लिए वेस्ट बैंक के सहारों में बड़ी संख्या में लोग सैकड़ों सड़कों पर उतर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक के इजरायली सैनिकों की 44 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। मंत्रालय के अनुसार गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजरायली हमलों के मरने वालों की संख्या 18,044 पहुंच गई है, जबकि 6,638 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली मृतकों की संख्या 1300 पहुंच चुकी है, जबकि लगभग 34,000 लोग घायल हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठा रहे हैं और हर मंच पर इसकी बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी पर विपक्षी जाति राजनीति का आरोप लगा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते बीजेपी भी इसकी बात करने लगेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से अब देश भर में जाति जनगणना की मांग उठ रही है। हो सकता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी इसकी बात करने लगे। अखिलेश यादव ने यह बात सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कही। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता तभी आएगी जब जाति जनगणना होगी। इससे सभी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को अधिकार के साथ ही सम्मान भी मिलेगा। इससे सभी को समान का भागीदारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा है कि हम आज पिछड़े दलित समाज को अपना हक और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब एक हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में विसंगति और असमानता को दूर करने के लिए नेताजी ने फूलन देवी को संसद पहुंचाया था। भाजपा से सावधान रहना है, भाजपा के षड्यंत्र से बचना है। लोगों को पुश्तैनी काम छीन रहे हैं। हमारी लंबी लड़ाई है, अब बूथ पर लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश इस दौरान पीजीए का भी जिक्र किया और कहा कि आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग सपा के साथ हैं। अगली खबर, इंडिया गठबंधन के मेटा और अल्फाबेट को लिखे पत्र के अगले दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य सत्य है कि सत्तारूढ़ सरकार सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सत्य की सत्तारूढ़ शासन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है। निश्चित रूप से जो लोग उस मीडिया के प्रभारी हैं, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए और तदनुसार हमारे विचार उन तक पहुंचाए जाएं।
चौधरी की टिप्पणी इंडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पार्टियों के मेटा के मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखे पत्र के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भारत में सामाजिक असामंजस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने के दोषी है। इसने सत्तारूढ़ पार्टी के कंटेंट को बढ़ावा देने के दौरान अपने मंच पर विपक्षी नेताओं के कंटेंट का एल्गोरिदम मॉडरेशन को दबाने का भी आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने दोनों कंपनियों को चेतावनी दी है कि 2024 की आगामी राष्ट्रीय चुनाव को देखते हुए उसे इन तथ्यों पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए और तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में मेटा और अल्फाबेट का संचालन तटस्थ रहे और इनका उपयोग जानबूझकर या अनजाने में सामाजिक अशांति पैदा करने या भारत में बहुप्रतिष्ठित लोकतांत्रिक आदर्शों को विकृत करने के लिए न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद चौधरी ने कहा कि निश्चित तौर पर भारत पर हमला हुआ है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच नौका सेवा शुरू की है। इस अवसर पर उन्होंने अपने वर्चुअल वीडियो संबोधन में कहा कि भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फेरी सेवा की सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की जीवंत बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रगति और विकास के लिए साझेदारी भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों से मजबूत स्तंभों में से एक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने की हालिया यात्रा के दौरान मोदी ने बताया कि कनेक्टिविटी के केंद्र विषय के साथ आर्थिक साझेदारी के लिए संयुक्त रूप से एक विजन दस्तावेज अपनाया गया था। मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी केवल दो शहरों को करीब लाने के लिए बारे में नहीं है, ये हमारे देशों को करीब लाने के बारे में है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी व्यापार, पर्यटन और लोगों से लोगों के संबंध को बढ़ाती है, साथ ही दोनों देशों के युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि श्रीलंका में भारतीय सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए हमारा दृष्टिकोण परिवहन क्षेत्र से परे है। साथ ही कहा कि भारत और श्रीलंका फिनटेक और ऊर्जा जैसी कई क्षेत्रों से निकटता से सहयोग रखते हैं। यह देखते हुए यूपीआई के कारण डिजिटल भुगतान भारत में एक जन आंदोलन और जीवन का एक तरीका बन गया है। पीएम ने बताया कि दोनों सरकारें फिनटेक सेक्टर कनेक्टिविटी पर काम कर रही हैं। उन्होंने ऊर्जा और सुरक्षा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिडों को जोड़ने पर भी चर्चा की है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा भारत और श्रीलंका दोनों की विकास यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।